हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपके अधिकतर 2 अंकों में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो कि 3 अंकों में भी पूछे जाते हैं, तो 2 अंकों वाले क्वेश्चन कभी कभी 3 अंकों में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको अच्छे से स्टार्ट करते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और खासकर से आपके एनुअल एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, इसमें हम देखेंगे कि अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है। तो अनिषेक जनन का मतलब होता है पार्थिनोजेनेसिस। यदि हम बात करते हैं देखिए अनिषेक जनन की, तो अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है, यहां पे आप आसानी समझेंगे। देखिए, किसी भी अनिषेचित अंड से यदि भ्रूण बनने की प्रक्रिया हो जाती है तो इसे हम कहते हैं अनिषेक जनन, यानी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। किसी भी अनफर्टिलाइज्ड एग से, यानी किसी भी अनिषेचित अंड से। देखिए, आमतौर पर आप देखेंगे कि निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। फिर जाइगोट से क्या बनता है, तो जाइगोट से आपको पता होगा कि भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो डेवलप होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के भी क्या हो जाता है कि जो अंड होती है, अंड या जो एग सेल होती है, इसमें से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस का शाब्दिक मतलब है, आप देखिए यहां पे पार्थिनोजेनेसिस के अंतर्गत आप देखेंगे कि यहां पे आप समझिए पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या है। आप भ्रूण कोश की संरचना देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से होती है। इस भ्रूण कोश की संरचना में आप देखे होंगे कि एक अंडाकार संरचना होती है। ये जो अंडाकार संरचना होती है, इस भ्रूण कोश की संरचना के अंदर आप देखेंगे कि एक अंड कोशिका होती है। हमने आपको बताया था कि एक जो परिपक्व भ्रूण कोश होता है उसके अंदर 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती है। तो ये जो एग सेल होती है किसी भी भ्रूण कोश के अंदर या एम्ब्रियो साइक के अंदर, आप देखेंगे कि यहां पे होती है एक एग सेल। तो ये जो एग सेल होती है, इस एग सेल से किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और फिर जाइगोट से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो आमतौर पर यह कब होता है, निषेचन के बाद होता है, क्योंकि जैसे ही यहां से नर युग्मक आता है, ये किसके साथ क्रिया करता है, ये क्रिया करता है मादा युग्मक के साथ। तो निषेचन हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही जाइगोट का निर्माण होता है। और फिर जाइगोट से क्या बनता है, इसमें से भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। तो आपको यहां पे देखना है कि बिना निषेचन के ही जब अनिषेचित अंड है, यह तो निषेचन के बाद की प्रक्रिया हो गई, लेकिन कभी कभी बिना निषेचन के ही जो अंड कोशिका होती है, ये जो अंड कोशिका होती है किसमें बदल जाती है, ये भ्रूण में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस। तो यहां पे आपको समझना है कि हमारे पास क्या है, एक यहां पे भ्रूण कोश है और भ्रूण कोश की संरचना के अंदर आप देखे होंगे कि इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी होती है, 7 कोशिकाएं होती है। तो इस 7 कोशिकाओं में से आप देखे होंगे कि जो ये वाली सेल होती है इसको हम कहते हैं एग सेल। और इसी एग सेल से यदि बिना निषेचन के ही किसका निर्माण हो जाए, बिना निषेचन के ही यदि भ्रूण का निर्माण हो जाए या एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, यानी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। किसी भी अनफर्टिलाइज्ड यानी कि अनिषेचित अंड से यदि भ्रूण का निर्माण हो जाए तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहां पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद आप देखेंगे यहां पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता क्या होती है। तो देखिए, बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कि बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाना। तो इसकी आप डेफिनेशन देखेंगे तो देखिए, आमतौर पर आपको पता है कि जो बीज होता है, बीज के अंदर क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं। तो बीज का निर्माण किसमें से होता है, बीजांड से होता है। जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद देखिए जो अंडाशय होता है बदल जाता है किसमें, फल में। और जो बीजांड होता है यानी जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल किसमें बदल जाता है, ओव्यूल बदल जाता है किसमें, तो ये बदल जाता है बीज में। और बीज के अंदर क्या होते हैं, बीज के अंदर भ्रूण होते हैं। और फिर जब हम किसी भी बीज को जमीन में गाड़ते हैं तो उस भ्रूण से एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि बहुत से भ्रूण का निर्माण होना। लेकिन किसमें से निर्माण होना, तो देखिए भ्रूण का जो निर्माण होता है वो बीज के अंदर होता है। तो किसी एक बीज से यदि कई सारे भ्रूण डेवलप हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक भ्रूण डेवलप हो जाते हैं,
या एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। यानी एक बीज से देखिए केवल एक भ्रूण पाया जाता है अधिकतर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पौधों में एक से अधिक भ्रूण भी बन जाते हैं केवल और केवल एक बीज से ही। तो जब एक ही सीड से कई सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो यहां पे आपको देखना है द प्रोसेस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, यानी केवल एक एम्ब्रियो इन दिस सीड इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। द प्रोसेस ऑफ मोर देन वन का मतलब है कि एक से अधिक, तो एक से अधिक भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, यानी कि बहुभ्रूणता कहते हैं। तो बहुभ्रूणता का मतलब क्या है कि कोई हमारे पास एक बीज है और इस एक ही बीज से यहां पे सीड की संख्या कितनी होगी, सीड या बीज की संख्या होगी एक, और इस एक बीज से ही यदि एक से अधिक, मोर देन वन, एक से अधिक यदि भ्रूण डेवलप हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी के आपको एग्जाम्पल भी कई सारे याद रखने हैं, पेपर में कई सारे इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इसका पहले एग्जाम्पल आपको याद रखना है गेहूं। देखिए गेहूं के पौधे में भी क्या पाया जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी पाया जाता है। इसके अलावा जो धान का पौधा होता है इसमें भी पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। इसके अलावा सिट्रस का जो पौधा होता है, यानी जो नींबू का पौधा होता है, सिट्रस के पौधे में भी बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी देखी जाती है। अब पॉली एम्ब्रियोनी क्यों विकसित होती है, इसका मेन कारण हमको यहां पे समझना है। तो देखिए पॉली एम्ब्रियोनी जो है क्यों विकसित हो जाती है, यहां पे देखिए ये जो हमारे पास, यहां पे आप देखेंगे कि भ्रूण कोश की एक संरचना है, या इसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। तो एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश की संरचना में क्या होता है, जाइगोट बनता है। इसके अंदर जो अंड कोशिका होती है, जब निषेचन हो जाता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर क्या बनता है, जाइगोट से फिर भ्रूण बनता है। तो यहां पे जो अंड कोशिका होती है, तो अंड कोशिका के अंदर जब जाइगोट बन जाता है, तो मान लीजिए किसी कारण बस जाइगोट जो है दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड हो जाता है, तो हर एक जाइगोट का डिवाइड वाला भाग जो है एक नए एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। तो यानी जितने भाग में बढ़ जाएगा हमारा जाइगोट, अगर जाइगोट किसी कारणवश दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, तो जितने भागों में जाइगोट बढ़ जाएगा, क्योंकि जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहां पे कई सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि यदि केवल एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है या डेवलपमेंट हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पे, एक संकर संकरण किसे कहते हैं। तो देखिए एक संकर संकरण, इसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नाम से स्पष्ट है कि मोनो हाइब्रिड यानी कि केवल और केवल एक संकर संकरण। इसका मतलब क्या है, देखिए एक संकर संकरण का मतलब है कि ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक संकर संकरण। यानी केवल और केवल हमको एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को लेना है और उनके मध्य आपस में क्रॉस करा देना है। तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। देखिए यहां पे फॉर एग्जांपल यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक एग्जांपल हमने ले रखा है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मटर के लंबे पौधे जो होते हैं और मटर के बौने पौधे, इनके मध्य यदि हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाएगा, इस प्रकार का क्रॉस कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी एक संकर संकरण। देखिए यहां पे हमारे पास मान लीजिए कैसे हैं, लंबे पौधे हैं, तो लंबे पौधे के लिए जो हम यहां पे जीन लेंगे वो हम लेंगे कैपिटल टी। वहीं इसका क्रॉस हमको किसके साथ कराना है, बौने पौधों के साथ कराना है। किसके साथ कराना है, इसका क्रॉस हमको कराना है बौने पौधों के साथ। तो हमने इसका क्रॉस करा दिया किसके साथ, बौने पौधों के साथ। तो बौने पौधों के लिए जो हम जीन लेंगे वो लेंगे हम स्मॉल टी। क्योंकि यहां पे हमने लक्षण कितना लिया है, देखिए एक जोड़ी लिया है, हमने एक लंबा पौधा लिया है, एक बौना पौधा लिया है, टोटल लक्षण कितने हो गए, दो। तो दो लक्षण यानी कि एक जोड़ी लक्षण, तो हमको केवल एक जोड़ी लक्षण लेना है। तो केवल और केवल यदि हम एक जोड़ी लक्षण को आपस में लेते हैं और उनके मध्य यदि हम क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और आपको पता है कि जब हम दो पेरेंट्स के मध्य क्रॉस कराते हैं, मान लीजिए ये हमारा P1 है पेरेंट्स और दूसरा है हमारा P2, तो जब हम इनके मध्य आपस में क्रॉस कराएंगे तो आपको पता है कि क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे एक F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। कौन सी जनरेशन प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी। तो यहाँ पे F1 पीढ़ी में कौन से लक्षण दिखाई देंगे, प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको समझना है कि केवल और केवल यदि हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को आपस में लेते हैं और उनके मध्य यदि क्रॉस करा देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक संकर संकरण यानी कि
मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द्विसंकर संकरण क्या होता है। यह भी कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, सेम उसी क्रम में आपको आगे बढ़ना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण हैं। सपोज करिए हमारे पास एक लक्षण क्या है, मटर के गोल एवं पीले बीज। हमको कोई भी दो लक्षण लेना है और उन दो लक्षणों का उल्टा लक्षण लेना है, यानी कि विपरीत या विरोधी लक्षण लेना है। तो हमने मान लीजिए एक लक्षण क्या ले लिया, कोई भी हमारे पास मान लीजिए पौधा, जैसे मटर का पौधा है, तो हमने एक लक्षण लिया क्या कि इसका जो बीज होता है, जो सीड होता है वो कैसा है, मान लीजिए गोल है। तो मान लीजिए मटर के गोल बीज हैं, तो ये हमने गोल बीज ले लिया। और साथ ही साथ दूसरा लक्षण हम क्या ले लिए, मान लो कि बीज का जो रंग है वो कैसा है, येलो कलर का है, मतलब पीले रंग का बीज है। तो हमने क्या ले लिया, गोल व पीले बीज ले लिया। तो हमने जो लक्षण लिया है वो हमने गोल व पीले बीज ले लिया। अब देखिए गोल बीज के लिए हम यहां पे संकेत क्या लिखेंगे, तो गोल बीज के लिए यहां पे हम क्या लिख लेंगे, यहां पे हम लिख सकते हैं राउंड। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर। और येलो कलर के लिए हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इन दोनों लक्षणों का हमको क्या लेना है, विपरीत या विरोधी लक्षण लेना है। तो मान लीजिए इसका क्रॉस हम करा देते हैं किसके साथ, गोल व पीले बीज हैं। अब गोल का उल्टा इधर हम ले लेते हैं, तो इधर हम मान लीजिए क्या ले लेते हैं, रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार। तो हमने ले लिया झुर्रीदार व हरे बीज। तो यहां पे आपको समझना है कि हमने कितने लक्षण लिया, टोटल दो लक्षण लिया। गोल व पीले बीज दो लक्षण हमने लिया। बीज कैसे हैं, गोलाकार हैं, और इसके अलावा इनका कलर कैसा है, येलो कलर का है। और इसका विपरीत लक्षण ले लेना है हमको, झुर्रीदार व हरे बीज। तो झुर्रीदार बीज के लिए हम यहां पे संकेत क्या ले लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। वहीं हरे रंग के जो बीज हैं इनके लिए हम क्या ले लेंगे, तो इनके लिए हम ले लेंगे स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो यहां पे हमने कितने लक्षण लिए हैं, टोटल 4 लक्षण लिए हैं। अब 4 लक्षण का मतलब है कि 2 जोड़ी लक्षण हमने लिया है। तो 2 जोड़ी लक्षण हमने यहां पे लिया है, 2 लक्षण हमने लिया इधर, और इन दोनों लक्षणों का हमने विपरीत या विरोधी लक्षण भी इधर ले लिया है। और गोल व पीले बीज का क्रॉस जब हम कराएंगे किसके साथ, झुर्रीदार व हरे बीज के साथ, तो हमको फिर क्या प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो जब हम 2 लक्षण आपस में लेते हैं और उन दोनों ही लक्षणों का 2 विपरीत या विरोधी लक्षण भी लेते हैं, यानी हमको टोटल 2 जोड़ी लक्षण लेना है। तो जो 2 जोड़ी लक्षण हमको लेना है और आपस में क्या करा देना है, क्रॉस करा देना है। तो जब हम 2 जोड़ी लक्षण लेते हैं और उनके मध्य आपस में क्रॉस कराते हैं, तो इस प्रकार का जो क्रॉस होता है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो देखिए किसी क्रॉस में यदि 2 जोड़ी विपरीत या विपर्यायी लक्षणों को हम लेकर के उनकी वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मटर के जो गोल व पीले बीज होते हैं तथा झुर्रीदार व हरे बीज, इनके मध्य यदि हम क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार का संकरण क्या कहलाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, यानी कि द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको केवल और केवल याद रखना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि यदि हम 2 जोड़ी लक्षणों को लेते हैं और उनके मध्य क्रॉस कराते हैं तो इसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन का मतलब देखिए क्या होता है, हमारे पास क्या है, एक मेल गैमीट है यानी कि नर युग्मक, इसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो एक हमारे पास क्या है, मान लीजिए नर युग्मक, और दूसरा हमारे पास है मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमीट। तो दूसरा हमारे पास क्या है, यहां पे मादा युग्मक। तो नर युग्मक व मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या निषेचन बोलते हैं। तो नर युग्मक व मादा युग्मक के आपस में मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो नर युग्मक जब मिलेगा मादा युग्मक के साथ तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को हम, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। अब इसके बाद देखिए आप निषेचन के बाद आप देखेंगे कि निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है, तो निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, युग्मनज। तो निषेचन के बाद जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है, और फिर जाइगोट से फिर क्या बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि निषेचन क्या है, नर युग्मक व मादा युग्मक के आपस में मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। बात करते हैं यदि मानव में, तो मानव में देखिए जो नर युग्मक होता है वो क्या कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है। तो मानव में जो नर युग्मक होता है वो स्पर्म या शुक्राणु कहलाता है। वहीं जो फीमेल गैमीट होता है वो क्या कहलाता है, फीमेल गैमीट कहलाता है अंडाणु यानी कि ओवम। तो नर युग्मक व मादा युग्मक के आपस में मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। इसे हम युग्मक संलयन भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में आपस में 2 प्रकार के युग्मक आपस में मिलते हैं।
यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि नर युग्मक व मादा युग्मक, कोई भी युग्मक यदि आपसे पूछे, युग्मक की सूत्र गुणिता पूछा जाता है, तो युग्मक की सूत्र गुणिता हमेशा कैसी होती है, तो आपको याद रखना है हेप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हेप्लॉइड होती है, यानी युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। जाइगोट यदि पूछे आपसे, तो जाइगोट हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड या द्विगुणित होता है। तो निषेचन का मतलब क्या है? नर युग्मक व मादा युग्मक का आपस में मिलना। इस प्रक्रिया को हम युग्मक संलयन भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में युग्मक आपस में संलयित होते हैं, जिस कारण से इसे हम युग्मक संलयन भी कहते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि परागण हेतु माध्यम। यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो परागण हेतु जब आप माध्यम देखेंगे तो कई सारे परागण के माध्यम होते हैं। जैसे देखिए पक्षियों के द्वारा भी परागण होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं, या हम पक्षी परागण भी कह सकते हैं। यदि जल परागण, जल के द्वारा यदि परागण होता है तो उसे हम जल परागण कहते हैं। मतलब माध्यम जल होना चाहिए, जल के माध्यम से पराग कण के स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चाहिए। तो जल परागण जब होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। वहीं जब कीट परागण होता है, कीट परागण को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जंतु परागण होता है, जंतुओं के द्वारा भी परागण होता है। जैसे आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा फ्लावर होता है जिसका नाम है रेफ्लेसिया, इसमें हाथी के द्वारा परागण होता है, यानी जंतुओं के द्वारा भी परागण होता है। अलग अलग जंतुओं के द्वारा अलग प्रकार से परागण होता है। इसके अलावा आप देखेंगे वायु परागण, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। तो वायु परागण भी होता है, वायु के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोलन ग्रैंड या परागकण ट्रांसफर होते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पर परागण हेतु कई प्रकार के माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब यहां पे आपको एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बैलिसन एरिया में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। तो चलिए यहां पे एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पक्षी परागण। तो पक्षी परागण जो है, इन दोनों में आपको झुमका का प्लांट याद रखना है और यूकेलिप्टस का प्लांट। इन दोनों के अंदर आपको पक्षी परागण यानी कि ऑर्निथोफिली देखने को मिलती है। इसके अलावा जल परागण की यदि हम बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से बैलिसन एरिया के अंदर और हाइड्रिला, इन दोनों प्लांट के अंदर क्या देखने को मिलता है? जल परागण होता है। तो हाइड्रिला के अंदर और ये जो बैलिसन एरिया का प्लांट है, इन दोनों प्लांट के अंदर आपको याद रखना है कौन सा परागण होता है? जल परागण होता है। जबकि कीट परागण की यदि हम बात करते हैं तो कीट परागण होता है किसके अंदर? सूर्यमुखी का जो पौधा होता है इसके अंदर कौन सा परागण होता है? कीट परागण होता है। इसके अलावा और कई सारे एग्जाम्पल हैं, आपको बस एक एग्जाम्पल माइंड में सेट करके नहीं चलना है, कई सारे एग्जाम्पल हैं, अलग अलग आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखेंगे आप जंतु परागण। तो जंतु परागण किसमें होता है? आर्किड और मक्का, ये दो जो ऐसे प्लांट है जिनके अंदर जंतु परागण देखने को मिलता है, आमतौर पर ज्यादा देखने को मिलता है, जिस कारण से हमने यहाँ पे आर्किड और मक्के का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा वायु परागण की यदि हम बात करते हैं तो जो वायु परागण होता है ये गेहूं, गन्ना व बांस, इन तीनों प्लांट के अंदर देखने को मिलता है वायु परागण या एनिमोफिली। कई सारे अलग अलग पौधे होते हैं जिनके अंदर और कई अलग अलग प्रकार के परागण पाए जाते हैं। तो माध्यम आपको स्पेशली याद रखना है, कम से कम आपको ये 5 एग्जाम्पल याद रखना है। पांचों माध्यम एग्जाम में आपके अक्सर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पे जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कवर कराए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे ही हम क्रमशः पार्ट बाय पार्ट 1 करके कई सारे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, कई सारे ऑब्जेक्टिव के वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसके लिए पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9685293949 पर, और आप बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।